इंडिया बस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में अब आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। योजना विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि आधार कार्ड के साथ कोई जन्म प्रमाण संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। योजना विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने यह आदेश सभी विभागों को भेजा है। बताते चले कि उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। राज्य के राजस्व विभाग ने कहा है कि आधार कार्ड को विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मान्य दस्तावेज नहीं माना जाएगा। लखीमपुर खीरी जिला कारागार में बंदी सुरेश वर्मा ने सुबह लगभग 4 बजे शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 50 वर्षीय सुरेश वर्मा निवासी माधोपुरवा थाना धोरहरा क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्हें मर्डर मामले में गिरफ्तार कर जिला जेल भेजा गया था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा और कारागार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल सीधे आपको ले चलते हैं हरिद्वार, जहां पर सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। जी 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 इसके अतिरिक्त भी चूंकि एक मिनट जी इसके अतिरिक्त भी जो ये महत्वपूर्ण तिथियों का अभी यहाँ पर उल्लेख किया गया और उसमें भी उसके अतिरिक्त भी जो आप सबका जो भी मार्गदर्शन होगा, सुझाव आएंगे, उसके आधार पर आगे भी जो है हम लोग उसको बढ़ाते रहेंगे। जैसा पूज्य महाराज जी ने अभी कहा, आपने भी कहा, सभी लोगों ने कहा कि एक शुरुआत की है और उस शुरुआत के बाद फिर एक बार शुरुआत हो जाती है तो फिर काम आगे बढ़ जाता है, उसमें चलता रहेगा। तो ऐसा समय संशोधन जैसी आवश्यकता होगी वैसा आप लोगों के आदेशानुसार होता रहेगा। धन्यवाद। गंगा पूजन का अच्छा महापौर नगर निगम श्री किरण जैसवाल जी, अनिता अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आशुतोष शर्मा जी, आयुक्त गढ़वाल मंडल श्री विनय शंकर पांडे जी, मेलाधिकारी कुंभ श्रीमती सोनिका जी, जिलाधिकारी श्री मयूर दीक्षित, हमारे आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप जी, एसएसपी श्री प्रवीण सिंह डोभाल जी एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री चौधरी जी हमारे, और सभी हमारे अधिकारीगण, नगर पालिका के अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा जी और सभी आए हुए हमारे जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी पूजनीय संतजनों का उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं कि आप सब ने यहाँ पर बहुत ही अपने महत्वपूर्ण विचार जो हमारे सामने यहाँ पर सबके सामने रखे हैं और जो मेले के लिए आगामी तैयारियां की जानी हैं उन तैयारियों के बारे में हम सबका मार्गदर्शन भी किया है और आप सबके आशीर्वाद से ही ये और आपके मार्गदर्शन से ही ये हमारा मेला संपन्न होना है। और सच में जैसा आपने कहा, उत्तर प्रदेश में 2018-19 में जिस प्रकार से वहां पर एक भव्य कुंभ मेला आयोजित किया गया था, अब मेरा भी ये था कि इस बार मैं प्रयागराज में गया था और वहां मैंने 2 दिन तक प्रयागराज में मुझे भी
प्रवास का, स्नान का, आप सभी संतगणों का सानिध्य का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तब मन में विचार आया था कि नाम हमारी पौराणिक जो मान्यताएं हैं, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, वो अपनी तरफ से चलेंगे, लेकिन ये मेला हमारा इतना अच्छा हो, भव्य और दिव्य हो। और ये इसलिए भी मेरे मन में विचार आया कि 2021 का जो हमारा आयोजन था, आयोजन की बहुत अच्छी तैयारियां थी, सभी व्यवस्थाएं थी, आप सब लोगों का भी बड़ा उसमें सभी का सहयोग था, सभी का आशीर्वाद था। लेकिन उस समय में कोरोना महामारी आ गई थी और उस महामारी के कारण बहुत सारे जो श्रद्धालु थे, देश भर से आना चाहते थे, उस समय में यहां नहीं पहुंच पाए थे। इस कारण से मन में विचार आया कि क्यों ना इस बार हम, चूंकि यहां पर एक भव्य और दिव्य आयोजन करें जो सभी के लिए एक यादगार बने और हम सब भी पुण्य के भागी बने। और कुंभ से जुड़े हुए सभी निर्णयों में जो संतगणों की हमारी परंपराएं हैं, आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, उनको हमने सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, क्योंकि जो सनातन का संदेश है वो पूरे विश्व में मां गंगा के इस तट से जाए, ये हमारी प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राथमिकता, प्राथमिकता नहीं सर्वोच्च प्राथमिकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो आह्वान किया है, उसमें हमारे पूज्य संतगणों का और ये आने वाला हमारा कुंभ मेला, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णायक साबित होगा। जैसा पूज्य हरिगिरी जी ने बहुत सारे सुझाव हमको दिए हैं, तो मैं एक बात, केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास तो अभी हमारा श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज है, लेकिन पिथौरागढ़ में हम जो है बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य करा रहे हैं और जिसकी जो है लगभग 750 करोड़ रुपए की धनराशि अभी तक हमने वहां भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर उसके निर्माण के लिए स्वीकृत कर दी है। और वो सुपर स्पेशलिटी मल्टीपर्पज होगा। इसके साथ साथ वहां हवाई अड्डे का भी निर्माण हो रहा है महाराज जी, और अभी दिल्ली से वहां के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। आने वाले समय में वहां से नियमित रूप से बड़ी फ्लाइटें, बहुत बड़ी वाली नहीं आ सकती क्योंकि इतना स्थान नहीं है, लेकिन 62 सीटर वाला। रायबरेली में किसानों के हिस्से की सब्सिडी वाली नीम कोटेड यूरिया का दुरुपयोग करने वाली 2 प्लाईवुड फैक्ट्रियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिले में रबी और खरीफ की फसल की बुवाई के दौरान अक्सर किसानों को यूरिया की किल्लत का सामना करना पड़ता है। शासन को शंका हुई कि किसानों के लिए निर्धारित सस्ती यूरिया प्लाई फैक्ट्री में इस्तेमाल हो रही है। शासन के निर्देश पर जिला कृषि अधिकारी के दोनों फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाली यूरिया के सैंपल लिए और वाराणसी लैब से रिपोर्ट प्राप्त की। इसके बाद शहर कोतवाली में न्यू दुआ इंडस्ट्रीज और महिपाल सिंह शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रायबरेली द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि कंपनी उपभोक्ता मैशर्स व आपूर्तिकर्ता MS इकोलैब द्वारा औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले यूरिया के स्थान पर कृषि हेतु अनुदानित यूरिया, नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके संबंध में तहरीर दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। नेता गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जब प्रदूषण कम था तब ग्राफ 3 लागू था, लेकिन अब AQI बढ़ने पर यह हटा दिया गया है। राय ने आरोप लगाया कि सरकार सक्रियता नहीं दिखा रही और मंत्री अपने कार्यालयों में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा और प्रदूषण नियंत्रण में ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। गोपाल राय ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की जाए और नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से प्रदूषण की समस्या को लेकर के हैंडलिंग की है, ये बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। और उसमें एक नया अध्याय जुड़ा है कि जब प्रदूषण का स्तर AQI का लेवल कल कम था, तब ग्रेफ 3 लागू था। आज AQI का लेवल बढ़ गया और ग्रेफ 3 हटा दिया गया। क्यों लगाया गया? फिलहाल सीधे आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो आपको सुनाते हैं। इसी ध्वजवाहक की एक लंबी यात्रा के अमर यात्रा के साथ ही मंच पर विराजमान डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी जी, मंच पर विराजमान कुलगुरु डॉक्टर अरुण जोशी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सब भाइयों बहनों, पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, आपका स्वागत। विशाल भारत, विराट संस्कृति, वैश्विक संदेश, एक मंच जिसको हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जोड़ के देखा जाता है। दुनिया में कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार की संस्कृति है, कई प्रकार के देश है, कई प्रकार से वो अपनी सृष्टि का अलग अलग मीनिंग निकालते हैं, अलग अलग अर्थ निकालते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में आदिकाल से भारत का उद्भव जो हुआ है, ये विश्व बंधुत्व के लिए, ये मातृसत्ता की भावना के आधार पर हम अपने जीवन में जियो और जीने दो को भाव को लेकर जो चलते हैं, उस भावना के आधार पर हमारी भाषा में एक अलग पहचान है। इसलिए हजारों हजार साल से हमको जो नहीं समझते वो पता नहीं क्या आप मान के चलते। हमने हमारी संस्कृति के बलबूते पर कभी भी अधिसत्ता की भावना नहीं रखी। हमने केवल प्रभु सत्ता की भावना रखी कि केवल प्रभु की सत्ता रहे और हम सब बंधुत्व के भाव से रहे। यही तो विश्व बंधुत्व है, यही आनंद है हमारे लिए। इस भाषा के लिए देव भाषा के नाते से हिंदी समूचे मानव संस्कार के लिए, मानव सभ्यता के लिए हमारे माथे पे बिंदी के समान हिंदी है। यह आनंद हम सबको देता है, इसका एहसास हमको। और जैसे माथे की बिंदी अगर हम कहने की बात करते हैं तो जाने अनजाने हम वहां पहुंच जाते हैं जिसके आधार पर अपने शरीर की रचना भी हमारे शरीर की 2 रचना पे पहुंच जाते हैं। और 2 रचना में एक बाह्य शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। और बाह्य शरीर और सूक्ष्म शरीर को समझने के लिए ये आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र के दबाव से हम दोनों शरीर की एकात्मता स्थापित करते हैं और ये वही प्रभु सत्ता की तरफ हमको ले जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने सभी प्रकार के भाव, भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये जो एक लंबी यात्रा है, खासकर संस्कृति को भाषा के माध्यम से कथा बीज जो उपलब्ध कराते हैं और विरासत में हमारे द्वारा रची गई वो रचनाएं एक अनुकूलता के साथ हमको एक विशिष्ट जीवन शैली में ढालती है। और वो विशिष्ट जीवन शैली कई बार किस किस प्रकार से लोगों ने हमारे लिए, हमारे साथ अतीत में मान के चलो कि वो अन्याय हुआ, लेकिन अन्याय में भी परमात्मा का आशीर्वाद मिल जाता है। हमको मालूम है गिरमिटिया शब्द एक निकलता है। वो गिरमिटिया शब्द का मैं अभी बीच के अपने चतुर्वेदी जी से और विषय पूछ रहा था कि गिरमिटिया शब्द कहाँ से आया। सिद्धार्थ भाई से भी पूछा और उनसे भी, अपने कुलगुरु जी से भी पूछा। तो ये गिरमिटिया शब्द वास्तव में गिरमिटिया नहीं है, ऐसे विद्वान बताते हैं एग्रीमेंट के आधार पे लोगों को ले गए तो एग्रीमेंट से गिरमिटिया आ गया है। ये जो हमारे लिए लोगों को यहाँ से अंग्रेजों को ले जाना था और उनको अपने दूसरे खेती किसानी या बाकी कामों में जोड़ना। अब इसको केवल इस भाव से समझ लो, एग्रीमेंट कब होता है, एक अच्छे सुयोग्य व्यक्ति को कहीं और ले जाके उपयोग करना, यही तो एग्रीमेंट होता है। आज की आपकी क्या होता है, ऐसे नादान को थोड़ी ले जाते। तो आप अच्छी खेती करने वाले थे, अच्छा पशुपालन करने वाले थे, अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए गांव आबाद थे। तो यहाँ से नादान जो नहीं समझते वो योग्य लोगों को ले जाते ना एग्रीमेंट पे, तो उनको ले जाते ना अच्छे लोगों को।
तो ऐसे सारे भारत से गए अच्छे ये हमारे राजदूत हैं, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने भारत का झंडा अपनी संस्कृति के माध्यम से अलग जगह को इतने बड़े पैमाने पे भारत को पहुंचा दिया कि 70 देशों के अंदर आपने इस विश्व रंग को पहुंचाया। सच में रंग तो एक ही, रंग में दूसरा रंग भंग करते थे लोग, लेकिन रंग तो एक ही दिखाई देता, लेकिन उस रंग के अंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष छुपा हुआ है। ये हमारी संस्कृति जानती है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मार्लेना ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 महीने में बीजेपी के विधायक लोगों की अपेक्षाओं पर पूरी तरह विफल रहे हैं। फरवरी में बड़े बड़े चुनावी वादे किए गए, लेकिन अब तक वार्ड के लिए एक भी ठोस काम नहीं किया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बीजेपी की 4 इंजन की सरकार केंद्र, एलजी, एमसीडी प्रशासन और बीजेपी संगठन हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है। पिछले 10 महीने के भारतीय जनता पार्टी के विधायक के काम से लोग परेशान हैं। चुनाव के समय फरवरी में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि सड़क बनाएंगे, सीवर की लाइन डालेंगे, पानी की समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन 10 महीने में इस वार्ड के लोगों के लिए एक भी काम उस विधायक ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है, हर काम में फेल है, चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवर हो, अस्पताल हो। और इस बार मुंडका में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों ने मन बना लिया है कि वो 30 तारीख को अपनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को दिखाएंगे। क्या मुद्दा इस पर खास रहने वाला है? 4 इंजन की सरकार का टोटल फेलियर और ब्रेकडाउन, कि किस तरह से इंजन बिल्कुल खराब हो गए हैं और गाड़ी रुक गई। जौनपुर में कोडेन युक्त कफ सिरप मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की भूमिका चर्चा में आ गई है। आजाद भारतीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी डीजीपी को पत्र लिखकर इस मामले में धनंजय सिंह की भूमिका की जांच की मांग की है। सोशल मीडिया पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह और अमित सिंह टाटा की कुछ फोटो भी सामने आए हैं, जिससे ये मामला सुर्खियों में आ गया है। एसटीएफ की कार्रवाई के तहत लखनऊ से अमित सिंह को टाटा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अमिताभ ठाकुर ने पत्र में शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा का नाम भी जिक्र किया और जांच की मांग की। कुचर्चित कफ सिरप मामले में अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के क्रम में अब तक सामने आए विभिन्न तथ्यों के मद्देनजर मैंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह की भूमिका की गहन जांच की मांग की है। साथ ही शुभम जायसवाल सहित 3 अभियुक्तों के एसटीएफ और यूपी पुलिस के तमाम सर्वेलेंस के बाद भी दुबई भाग जाने के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की मांग भी की है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी केवल विदेश में देश के खिलाफ बोलते ही नहीं, बल्कि जैन जी के बीच भी भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में कार्य का बंटवारा है और उनके लोग अलग अलग देशों में भारत में नैरेटिव सेट कर रहे हैं। उन्होंने विशेष रूप से वोट चोरी और ऑपरेशन सिंदूर नैरेटिव का जिक्र किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना को आत्मसमर्पण की स्थिति में दिखाया गया। पात्रा ने कहा कि यह देश और सेना के खिलाफ षड्यंत्र है। मीडिया की दुनिया में कनेक्टेड वाया वेब। अभी सुनने में आया है कि उन्होंने भी उसे चेंज करके इंडिया किया है। इसके साथ साथ अनेकों ऐसे अकाउंट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़,
ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं, अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान, अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश। अर्पित शर्मा, अकाउंट बेस्ड इन यूरोप। इस प्रकार से अनेकों नाम हैं जो एक्स यूज करता है, सोशल मीडिया की दुनिया में है, वो इन इन्फ्लुएंसर्स को पहचानता है और इनके अकाउंट्स पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। कई जगह पाकिस्तान को छुपाने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, साउथ ईस्ट एशिया दे दिया है, जबकि उनका लोकेशन पाकिस्तान है। बांग्लादेश भी कई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के लोकेशन है। तो आप सोच के देखिए किस प्रकार से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ किस प्रकार से इस काम को विदेश में डेलीगेट किया हुआ है, किस प्रकार से डिवीजन ऑफ वर्क है कांग्रेस के अंदर कि बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नरेटिव सेट करेंगे। यह अर्पित शर्मा है, इनका अकाउंट यूरोप में है। आप देख सकते हैं इन्होंने ये वीडियो डाला है, वीडियो का स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया है। बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिया टिल डेट इफ प्रूव्ड, द वोट चोरी फाइल्स। ये भारत में से नहीं बना है, ये यूरोप बेस्ड अकाउंट है और यूरोप से ये पूरी वीडियो, और वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को एक डिमीन करने का काम करती है, उसे नीचे दिखाने का काम करती है, यह किया गया है। दूसरा आप देखिए, डॉक्टर कालिका सिंगापुर बेस्ड है। कौन इस दृश्य को लाइव देखना चाहता है? आप देख सकते हैं, ये जो अरेस्टेड व्यक्ति है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको घसीट के लिया जा रहा है। और यह ट्वीट भारतवर्ष से नहीं हुआ है, यह व्यक्ति भारत का नहीं है, यह पूरा का पूरा सिस्टम सिंगापुर से चला है और सिंगापुर से यह ट्वीट किया गया है। आप चिंता करके देखिए, भारतवर्ष के इतने बड़े संवैधानिक संस्थान, और मैं आज के ही अखबार को पढ़ रहा था, ईसी साइट्स ग्लोबल ऑनर, सीईसी ज्ञानेश कुमार विल अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस IIDEA for the year 2026 in Stockholm. EC calls it a global recognition of the Commission's standing as one of the world's most credible and innovative poll management bodies. ये कल सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। कल 26 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर सुनवाई हो रही थी, तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा सबमिट किया गया था। ये मैं मनगढ़ंत पढ़ नहीं रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था और ये आज अखबारों में छपा है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।